नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 24 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग किस टॉपिक से करेंगे, तो हेडलाइन तो देखिए क्या है कि बांग्लादेश का जो मिशन है भारत में, एम्बेसी है, मिशन है, उनके सामने कई सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। जो एक हिंदू लड़के की जला करके वहाँ पर मौत हो गई थी, लिंच कर दिया गया था, उसी के विरोध के परिणाम स्वरूप। तो एक छोटा सा ये टॉपिक है, इससे सवाल तो नहीं बनते हैं। जो आज के मुख्य टॉपिक में से एक है वो है एक विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में हम लोग ज़रा समझेंगे। इनकी मृत्यु हो गई। इनकी एक छोटी सी कविता भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के लेखक थे, कहाँ से थे, कब कौन सा पुरस्कार मिला, इन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा आज वो है गूगल का प्रोजेक्ट स्काई कैचर। ऐसे ही करके एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम लोग ज़रा समझेंगे कि क्या है ये, किस प्रकार से साइंस एंड टेक में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार जो हमारे संसद को मिलते हैं, हमारे सांसदों को मिलते हैं, उसके बारे में ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार आखिरकार में होता क्या है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसमें अधिकार मिलते हैं और क्या क्या उसमें आर्टिकल हैं जिससे बारे में सवाल पूछे जाते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है संसदीय विशेषाधिकार से प्रीलिम एग्जाम में, मेंस में भी एक बार यूपीएससी मेंस से पूछा जा चुका है, तो उसको भी देखेंगे। उसके साथ में हेडलाइन देखिए क्या है कि इंडियाज़ फर्स्ट एंटी टेरर पॉलिसी टू बी आउट सून। भारत सरकार बहुत जल्द एंटी टेरर पॉलिसी को जल्द ही जारी करेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो जब ये जारी होगी तब हम लोग इसको भी देखेंगे कि क्या है और इस प्रकार के पॉलिसीज़ से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला टॉपिक देखिए क्या। पहला न्यूज़ विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में है, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पिछले साल 2025 में किया गया था 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार से, लेकिन वो पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए 2025 में इन्हें प्रदान किया गया था। इनके कविताओं की खास बात ये थी कि इनकी कविता में किसी बड़े व्यक्ति, किसी बड़े तंत्र की बात नहीं होती थी। हमेशा छोटे छोटे व्यक्तियों की जो समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इस प्रकार के व्यक्तियों पर आधारित, इस प्रकार के प्रसंगों पर आधारित इनकी कविताएं होती थी। जैसे नौकर का कमीज एक बहुत फेमस इनका नोवेल है जिस पर फिल्म भी बनाई गई है। ठीक है, ज़रा देखिए इनकी छोटी सी कविता बताता हूँ, उसके बारे में इनके फैक्ट पढ़ेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या है कि हताश में एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताश को जानता था। ठीक है, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। कितना सुंदर कविता है ये। बहुत सारी इनकी किताबें हैं, जब भी मौका मिले कृपया पढ़ा कीजिए थोड़ा सा साहित्य भी। मैं तो तरस ही गया हूँ लगभग मैं 1.5 साल से किताब पढ़ने के लिए, समय ही नहीं मिल पाता, लेकिन बहुत सारी कविताएं हैं, इनकी बुक है मेरे पास ढेर सारे रखे हुए। चलिए शुरू करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो छत्तीसगढ़ से यह बिलोंग करते थे मूल रूप से, और मृत्यु इनकी रायपुर में ही हुई है। बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य किया था, लेकिन उनकी मुख्य जो हॉबीज़ थी उनमें से रचना ही है। इनको जाना गया रचना के लिए ही। बहुत सारे नॉवेल इन्होंने लिखे हैं, बहुत सारी कविताएं किताबें लिखी हैं, बहुत सारी, मतलब क्या बताएं, 2 पेज भर जाए नामों से ही। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, ये भी याद रखिएगा। कविता संग्रह की बात करते, जय हिंद 1971 में उनका पहला काव्य संग्रह था। ये प्रीलिम फैक्ट हो गया आपका लिए। राष्ट्रीयता और वामपंथी राष्ट्रवाद पर आधारित था। वामपंथ की ओर पहले इनका झुकाव था, बाद में जो है वो सामान्य मुद्दों पर ज़्यादा केंद्रित हो गई। दीवार में खिड़की रहती थी 1997 उनके सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 से सम्मानित हुई। 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया कि इस रचना के लिए दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है, इस रचना के लिए उनको सम्मानित किया गया। इसको ज़रा याद कर लीजिएगा प्रीलिम फैक्ट, क्योंकि पिछले साल ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 के लिए 2025 में ही, और उनकी मृत्यु हो गई है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। यह अमूर्त को अंतरंग बनाती है, जिसमें एक साधारण व्यक्ति की दैनिक जद्दोजहद को दार्शनिक गहराई दी गई है और उसी को समझने का प्रयास किया गया है। नागराज 1979 मनी कौल द्वारा फिल्म रूपांतरण किया गया इसका। यह उपन्यास वर्ग, नैतिकता, संघर्षों पर यह केंद्रित है।
उनकी रचनाएं कभी भी पूरी तरह से निराशावादी नहीं रही। आशा, प्रेम, मानवीय संवेदना, हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। एक बहुत ही छोटी सी कविता है कि मैं इस दुनिया में 2 दिन रहना चाहूँगा, एक दिन तुम मेरे पास रहना, दूसरे दिन मैं तुम्हारे पास रहूँगा। इस तरह की बहुत ही सुंदर कविता है इनकी, पढ़िएगा कभी फुर्सत मिले तो। अब ज्ञानपीठ पर हम लोग आ जाते हैं। पुरस्कार और सम्मान की हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि सवाल यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। 3 मुख्य पुरस्कार है। पहला तो है ज्ञानपीठ 2025 में मिला है, किसके लिए? 2024 वर्ष के लिए मिला है। तीसरी बार मैं ये बोल रहा हूँ इसीलिए ताकि आप याद रखें, एग्जाम में स्टेटमेंट बना करके अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप थोड़े से कन्फ्यूज हो सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में दीवार में खिड़की रहती है के लिए दिया गया था। और PEN नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध अवार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। 2023 उनकी रचनाओं की अखंडता और ईमानदारी के लिए यह पुरस्कार उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है और यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको प्राप्त है। तो ये 3 बड़े पुरस्कार हैं जिनसे उनको सम्मानित किया गया है। इन तीनों को ही आप याद रखेंगे, तीनों से ही सवाल बन सकते हैं। कहाँ से बिलोंग करते ये भी बन सकते हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं, किसी एक आध की रचनाओं के नाम आपसे पूछ सकते। जो फेमस है उसे आप याद रखिएगा। दीवार में खिड़की रहती थी उसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, एक नौकर की कमीज़ को भी याद रखिएगा, वो भी बहुत फेमस है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ओके। गूगल का प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है ये? तो देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। बचपन से मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जाता है आपको? बचपन से सबसे ज़्यादा जोर जिस चीज़ पर दिया जाता है, अगर हम लोग 12th ग्रेजुएशन से पहले की बात, गणित पढ़ो। मैथ्स पढ़ने को जोर दिया जाता है कि भाई गणित पढ़ो, गणित पढ़ो। मैथ्स में कितने नंबर आ रहे इसी से आकलन किया जाता है ना। हालांकि ये गलत भी है, लेकिन क्यों इतना जोर दिया जाता है? क्योंकि मैथमेटिक्स जो आपको क्या सिखाती है, एक एटीट्यूड डेवलप करती है आप में प्रॉब्लम सॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने का, नए प्रकार के प्रॉब्लम्स। क्योंकि मैथमेटिक्स में होगा क्या, कोई भी 2 सवाल जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ही होता है। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए गणित जो है वो बच्चों को इसीलिए ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप समस्याओं को पहचानें और उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड डेवलप होता है बच्चों में, वो इसी कारण से होता है। लॉजिकल हिस्सा जो दिमाग का डेवलप होता है वो इसी के कारण से होता है। आप किसी भी चीज़ को लॉजिकल दृष्टिकोण से देख पाएंगे, अंधभक्त नहीं बन पाएंगे, वो आपको गणित ही सिखाती है, ठीक है। क्यों मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि डेटा सेंटर बनाने के लिए 2 बहुत बड़ी समस्याएं आ रही थी। किसी भी डेटा सेंटर तो जानते, डेटा सेंटर का तात्पर्य होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है क्या ना, आपको क्लाउड बेस्ड सर्विस ही सारी की सारी दी जाती हैं। जैसे आपने इंस्टाग्राम पर कुछ अपलोड किया तो वो कहाँ अपलोड हुआ है? आपके फ़ोन में तो नहीं है, वो कहीं पर तो सेव हुआ होगा, तो किसी डेटा सेंटर पर वह सेव होता है, ठीक है। क्लाउड में किसी सेव होता है। क्लाउड का मतलब ये होता है डेटा सेंटर से उसको सर्वर से एक्सेस दिया जाता है। तो जो मेमोरी में पहले आपके सेव होते थे, याद कीजिए उस ज़माने के, जब आप 50 रुपये 100 रुपये मेमोरी कार्ड फुल करवा के आते थे, अब वो कहीं पर क्लाउड में सेव होते, किसी डेटा सेंटर पर सेव होते। यानी कि डेटा को स्टोरेज करने की बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है जिसको डेटा सेंटर कहा जाता है, ठीक है। डेटा सेंटर जब सोची गई अवधारणा है, बहुत बड़ी, इस पूरी दुनिया में जगह जगह बनाए जा रहे हैं, तो इसके में 2 बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। पहला, ऊर्जा खपत, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरा, कूलिंग का क्या तात्पर्य होता है? डेटा सेंटर में बहुत बड़े स्तर के टेराबाइट, मेगाबाइट, बहुत हज़ारों टेराबाइट के डेटा प्रोसेस होते रहते हैं प्रति सेकंड में। तो इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा हीट एमिशन होता है, तो आपको कूलिंग के लिए भी चाहिए व्यवस्था। अगर कूलिंग नहीं करेंगे तो पूरा डेटा सेंटर तबाह हो जाएगा आपका। तो ये 2 बहुत बड़ी समस्याएं थी जिसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया। तो उसी समाधान में एक जो है वो समाधान ये निकल करके आया कि अगर हम डेटा सेंटर्स को स्पेस में बनाएं तो कैसा रहेगा भाई? क्योंकि स्पेस में सोलर एनर्जी से हमें एनर्जी खूब सारे मिल सकते हैं, जितना हम चाहें उतना मिल सकता है। और दूसरा, स्पेस में चूँकि टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो वहाँ पर हमें कूलिंग करने के लिए भी कुछ भी खपत नहीं करना पड़ेगा। तो ये 2 बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो उसका समाधान क्या निकला कि क्यों ना हम स्पेस में डेटा सेंटर बनाएं, और उसी का यह समाधान है गूगल का प्रोजेक्ट सन कैचर। या और भी इस तरह के हर कंपनी जो है प्रोजेक्ट बना रही है कि हम स्पेस में डेटा सेंटर को बनाएंगे और वहाँ से हम पृथ्वी पर इसका ट्रांसमिट करेंगे और आसानी से इसका उपयोग किया जा सकेगा कहीं भी।
इसी को क्या कहा जा रहा है कि स्पेस में डेटा सेंटर बनाने की नई अवधारणा आई है। 2027 से यह लॉन्च भी शुरू हो जाएगा। ये अब कॉन्सेप्चुअल नहीं रहा बल्कि प्रैक्टिकल है, बस लॉन्च के असेंबली लाइन में ही है, बहुत जल्दी लॉन्च होगा ये। ठीक है, इसी को ज़रा हम लोग समझेंगे गूगल के प्रोजेक्ट सन कैचर। इतना बेसिक से मैंने इसीलिए बताया कि जो बच्चे जीरो से पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, उनको भी समझ में आए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सन कैचर की घोषणा की है गूगल ने। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए दीर्घकालिक अनुसंधान की पहल है, जिसका प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण 2027 में किया जाना प्रस्तावित है। 2027 में, अगले साल ही, 2026 तो अब 4 दिन बाद है, 2027 में इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। सबसे पहले डेटा सेंटर क्या होता है ये आपको समझ में आया। इतनी छोटी सी चीज़ है, बाजारवाद का ही जन्म है, बाजारवाद का ही दूसरा स्वरूप है डेटा सेंटर। क्या है भाई, पहले डेटा मेमोरी आप फ़ोन में डलवाते थे और उसमें अपना काम चला लेते थे, लेकिन उनको नहीं पसंद आया ये चीज़ कि भाई मेमोरी कैसे फ़ोन में, तो उन्होंने बोला कि डेटा सेंटर बनाओ। तो फ़ोन की मेमोरी अब देने की कैपेसिटी उन्होंने ख़त्म कर दी, या देते भी हैं तो इतना कम रहता है कि आजकल के फ़ोटो वीडियो से तुरंत ही भर जाए, वो हाई क्वालिटी के फ़ोटो वीडियो होते हैं। तो फिर डेटा सेंटर की अवधारणा आई, जैसे गूगल ड्राइव में जो आप सेव करते हैं, जैसे ये जो वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये कैसे पहुंच रहा है, तो क्लाउड के जरिए ही पहुंच रहा है। ओके, गूगल के प्रोजेक्ट सन कैचर का उद्देश्य अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा सेंटर को विकसित करना है, जिसके लिए AI चिप्स, लेजर आधारित संचार से लैस उपग्रह समूह का उपयोग करके कक्षा में ही डेटा को संसाधित किया जाए। मतलब डेटा सेंटर के सारे काम हम किसी पृथ्वी के ऑर्बिट में ही करेंगे, स्टोर करना, उनको प्रोसेस करना, सारा कुछ हम वहीं पर करेंगे। इस पहल का उद्देश्य पृथ्वी पर स्थित डेटा केंद्रों को बढ़ते ऊर्जा बोझ को कम करना है। डेटा सेंटर का एनर्जी खपत करने की कैपेसिटी अगर आप समझेंगे तो एक शहर है, तो शहर का 1/3 हिस्सा जो एनर्जी है वो डेटा सेंटर ले जाएगा, और बाकी जो 2/3 हिस्से हैं उसी में पूरा शहर चलेगा। इतना ज़्यादा डेटा सेंटर को बिजली चाहिए होता है, और वो हीट भी खूब सारा उत्सर्जित करते हैं, जिनको कूलिंग करने के लिए भी सिस्टम लगाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा अंडर वाटर डेटा सेंटर बनाए जाते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए वाटर में डेटा सेंटर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? इसी कारण से, क्योंकि इसके 2 बहुत बड़े चैलेंज हैं। पहला तो है एनर्जी, और दूसरा है हीट। बहुत ज़्यादा हीट इससे इमिशन होता है। देखिए क्या है नेक्स्ट, कि जलवायु अनुकूल कंप्यूटिंग का समर्थन करना और बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 के तहत में डिजिटल व अंतरिक्ष शासन को नया स्वरूप प्रदान करना है। यही है गूगल का प्रोजेक्ट सन कैचर। क्या है ये परियोजना? इसका उद्देश्य है छोटे कंप्यूटर रैक तैनात करके अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा केंद्रों का परीक्षण करना। गूगल पृथ्वी की इमेजिंग करने वाली कंपनी प्लैनेट लैब्स के साथ साझेदारी में इस मिशन के हिस्से के रूप में 2027 में 2 प्रोटोटाइप उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। सब कुछ पता चल रहा है भाई, एक एक पीटी फैक्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। क्या है टॉपिक, क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा उद्देश्य है, सारे सवाल क्या, क्यों, कहाँ, हर चीज़ क्लियर होने चाहिए। ठीक, यह क्या है? तो यह टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट TUP पर निर्भर करेगा, जो गूगल के पेटेंटेड कस्टम चिप्स है, जिन्हें उच्च मात्रा में कम परिशुद्धता वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब डेटा सेंटर में चिप्स का ज़रूरत होता है, चिप्स जिसमें सारे डेटा प्रोसेस होते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में भी होगा इंटेल, फ़ोन में होगा स्नैपड्रैगन, या iOS का अपना चिप होता है, एप्पल के डिवाइस का अपना चिप होता है। तो इसी प्रकार के चिप हमें चाहिए होते हैं, जो डेटा सेंटर में सारे डेटा को प्रोसेस करके उसमें से कोई आउटपुट, इनपुट इत्यादि आपको प्रदान करते हैं। डेटा सेंटर स्तरीय गणना में सक्षम उपग्रहों के समूह में उपग्रहों को आपस में जोड़ने के लिए लेजर आधारित ऑप्टिकल लिंक का उपयोग करेगा। इसमें ऐसा कहा गया, लेजर आधारित ऑप्टिकल लिंक का उपयोग किया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया है। क्या होगा इससे? सौर ऊर्जा उत्पादन, ऑनबोर्ड AI कंप्यूटिंग और उपग्रह समूह, अंतरिक्ष में एज प्रोसेसिंग। ये इसके 4 क्या होंगे? ये इसके 4 से 5 क्या होंगे? अलग अलग इसमें एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इसके अलग अलग उपकरण के तौर पर आप समझिएगा कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहला चाहिए होगा सौर ऊर्जा उत्पादन हो, जिससे बिजली मिले, जिस बिजली का उपयोग हम कर सकें। उपग्रह सतत सौर विकिरण का उपयोग करके कंप्यूटिंग सिस्टम को संचालित करेंगे, क्योंकि स्पेस में तो सूर्यास्त और सूर्योदय नहीं होगा, वहाँ पर तो हमेशा ही मौजूद रहेगा। तो ऐसी ऑर्बिट में हम रखेंगे जहाँ पर सन हमेशा ही दिखे,
है ना। और उसके कारण से क्या होगा, हमेशा ही इसको सोलर रेडिएशंस प्राप्त होंगे, जिसके जरिए विद्युत उत्पादन होगा और उस विद्युत से कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहेगी, जिसको इन्होंने बोला है सतत सौर विकिरण। सतत का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस उनको सप्लाई होती रहेगी। ओके, प्रत्येक उपग्रह में AI चिप्स लगाए जाएंगे, इनको TPU GPU जो भी आप कहें, इन दोनों में से उपयोग किया जाएगा। तीसरा क्या है, उपग्रह का समूह होगा, एक ही नहीं होगा, कई सारे उपग्रह मिल करके ये काम करेंगे। अंतरिक्ष प्रोसेसिंग, उपग्रहों से प्राप्त डेटा को पृथ्वी के अवलोकन कक्षा में ही प्रोसेस किया जाएगा, जिससे क्या होगा भाई, हमें डेटा प्रोसेसिंग सेंटर भी अलग से स्थापित नहीं करना पड़ेगा। रेडिएशन हार्डवेयर सिस्टम, हार्डवेयर को रेडिएशन, निर्वात और तापमान की चरम परिस्थितियों को सहने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। अब जो हम चिप बनाएंगे, उस चिप को हम इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो भाई ओजोन परत नहीं है कि रेडिएशन से बचा लेंगे। पृथ्वी पर जो चिप आप यूज कर रहे हो वो आप अंतरिक्ष में आसानी से कैसे यूज करेंगे, है ना। वहाँ पर हीट के भी बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती है, बहुत कम हीट मिल सकता है, बहुत कम टेम्परेचर मिल सकता है, और उसके साथ में सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा मिल सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इस प्रकार के डिवाइस बनाने पड़ेंगे, इस प्रकार के मटेरियल का उपयोग करना पड़ेगा जो वहाँ पर सस्टेनेबल हो, जो वहाँ पर काम कर सके। पृथ्वी पर डाउन लिंक प्रोसेस किया गया डेटा चयनित रूप से ग्राउंडेड स्टेशनों को भेजा जाएगा, जिससे डेटा लोड और विलंबन की चुनौतियां कम होगी, लेटेंसी की चुनौतियां कम होंगी। मतलब रियल टाइम में जितने कम समय में आप इनपुट और आउटपुट आपको प्राप्त होते उसी को लेटेंसी कहा जाता है। आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट कितने जल्दी प्राप्त हो रही है, तो ये भी कम होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से उठा है, अगर आपको थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, जिसके जरिए इंटरनेट सुविधाएं अंतरिक्ष से पहुंचाने की पूरी दुनिया में कोशिश हो रही है और सभी जगहों पर पहुंच रही है। तो भारत में भी स्टारलिंक को सरकार ने अनुमति दे दी है। अंतरिक्ष आधारित आप भी इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। आप थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन 9,000 10,000 रुपये पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा इसका इंटरनेट के लिए, लेकिन यह काफ़ी रिलायबल माना जाता है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कि हम डेटा को आसानी से इंटरनेट से पृथ्वी पर पहुंचा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और सभी जगहों पर उसका एक्सेस भी उपलब्ध हो सकता है। तब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है, पहले इंटरनेट का था, अब डेटा सेंटर का है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, यह पृथ्वी पर आधारित डेटा सेंटर पर दबाव कम करेगा, जिससे क्या होगा भाई, पृथ्वी पर ऊर्जा और जल की मांग कम होगी। यह स्वच्छ सौर ऊर्जा संचालन कंप्यूटिंग को सक्षम बनाएगा। यह डेटा संप्रभुता जुड़ी सीमाओं के संभावित समाधान प्रदान करेगा। जैसे डेटा सेंटर मान लीजिए भारत में बनाया गया, तो भारत की सरकार के नियम कानून कायदे उस पर लागू होंगे। अमेरिका में बनाया गया तो अमेरिका के लागू होंगे। लेकिन अगर स्पेस पे बनाया तो वहाँ तो कोई सरकार नहीं है, किसी के नियम कानून कायदे लागू नहीं होने वाले हैं। तो कोई रेगुलेशंस जो इतनी सारी कंपनियों को फेस करने पड़ते हैं, उससे कहीं ना कहीं बचेगा और लोगों के डेटा भी सुरक्षित होंगे। भारत के लोगों का डेटा अगर अमेरिका के डेटा सेंटर में स्टोर किया जाता है, हमारे पास एक कंसर्न रहता है कि वहाँ पर हमारे डेटा के साथ क्या होगा, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो हमें नहीं पता है। लेकिन स्पेस में है तो क्या होगा, डेटा की सॉवरेंटी बनी हुई रहेगी, उस पर किसी एक का अधिकार, किसी एक देश का कानून इत्यादि नहीं चल पाएगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बाह्य अंतरिक्ष आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के तहत किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। या पृथ्वी प्राकृतिक आपदा, केबल कटने, विद्युत बाधाओं इत्यादि जैसे जो चुनौतियां आती हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगा बचाने में डेटा को। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। डेटा केंद्र क्या होते हैं, पहले ही मैंने ऊपर समझा दिया आपको कि डेटा केंद्र किसको कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में संसदीय विशेषाधिकार। कभी आपने सुना है कि संसद में किसी व्यक्ति ने कुछ बहुत खराब बोला हो और आप समझते हो कि भाई इस पर केस क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि संसद में कुछ भी बोलने का अधिकार आपको दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी बौद्धिक क्षमता ऐसी होनी चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसमें आप थोड़ा सा विभेद कर सकें। लेकिन हमारे गणमान्य जो हैं वो भी इस विभेद को भूल जाते हैं। भारत में संसदीय विशेषाधिकार इसलिए बनाया गया था कि जो संसद सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के, या फिर राज्य में जो हमारे विधायक गण होते हैं, उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। संसद में या विधायिका में बोलते समय उनको ऐसा प्रतीत ना हो कि वो जो बोल रहे हैं इससे उनके ऊपर कुछ कंसर्न हो सकता है, इसके लिए उनको दंडित किया जा सकता है। या इसके अलावा भी संसद के बहुत सारे ऐसे इशूज होते हैं जिनको लेकर के संसदों को विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं।
और यही विशेषाधिकार को संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है, जिसको ज़रा डिटेल में हम लोग समझेंगे। और क्या है ये इशू, क्यों अभी चर्चा में है, उसको भी समझेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा ये टॉपिक, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हिस्से मैं इसके कवर करने वाला हूँ। ओके, क्या है भाई इशू, क्या है? तो लोकसभा में जी राम जी विधेयक पर चर्चा हो रही थी। कथित अव्यवस्थित आचरण पर संसदीय विशेषाधिकार उल्लंघन व सदन की अवमानना के आरोप पर प्राप्त सूचना की जांच कर रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। इन कार्यों को सदन की उपस्थिति में कदाचार, अध्यक्ष के प्राधिकार की अवहेलना, सदन के अधिकारियों के कार्य बाधा के रूप में उद्धृत किया गया है, जो संसद के विशेषाधिकार का सामूहिक उल्लंघन माना जाता है। इसी की जांच ओम बिरला महोदय जो हैं वो कर रहे हैं। बिल के डिस्कशन के दौरान कुछ हुआ जिसको माना जा रहा है कि यह सही नहीं था और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है, सारांश को पहले समझेंगे, फिर हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार आखिरकार होता क्या है और क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए, किस आर्टिकल के तहत प्रदान किए गए हैं, उसको भी जरा हम लोग देखेंगे। संसदीय विशेषाधिकार जो है ये विधायी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, वाक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, गिरफ्तारी से भी प्रतिरक्षा, कार्रवाई को विनियमित करने का भी प्राधिकार शामिल होता है। यानी कि सांसदों को गिरफ्तार वगैरह से भी थोड़ी सी सुरक्षा मिलती है, वो मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या सुरक्षा उनको मिलती है। विशेषाधिकार का उल्लंघन और अवमानना भिन्न है, जिनका नोटिस, जांच और दंड की प्रक्रियाएं संसदीय नियमों द्वारा परिभाषित की जाती हैं। संसद के जो अपने नियम हैं, जो सदन के नियम होते हैं, उसके द्वारा उसको परिभाषित किया गया है। चुनौतियों में दुरुपयोग, अधिकारों के साथ संघर्ष, पारदर्शिता की कमी इत्यादि शामिल होते हैं। क्या होता है संसदीय विशेषाधिकार, इसको जरा परिभाषित करके समझिएगा, और जब पूछा जाए तो कृपया सही शब्दों का उपयोग करके ही लिखें। बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही शब्दों का चयन करके डेफिनेशन बना रहे हैं कि नहीं। अपने मन से भी लिखिए, लेकिन उसमें वो शब्दावली और उसकी मूल भावना कभी भी नहीं जानी चाहिए। आप अपने मन से लिखिए, अलग प्रकार से लिखिए, लेकिन उसकी मूल भावना बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार वो विशेषाधिकार होते हैं जिनमें प्रतिरक्षा और छूट हैं, जो संसद के प्रत्येक सदन, इसकी समिति और इसके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। इसके सदस्यों को प्राप्त होते हैं, नो मैटर वो नमोनित हैं, चयनित है, कोई ये मायने नहीं रखता। अगर आप संसद के सदस्य हैं तो आपको ये अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी तक विस्तारित हैं, लेकिन राष्ट्रपति तक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद की प्रक्रिया के अंग होते हैं, संसद के सदस्य वह नहीं होते हैं। ये संसदीय कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हैं, अन्य निकायों या व्यक्तियों के पास मौजूद अधिकारों से भी अधिक होते हैं। ये लिखेंगे क्या, उसी में ये सब चीज़ें लिखना पड़ता है। दो प्रकार के होते, एक होता है कलेक्टिव रूप से उनको जो मिला विशेषाधिकार, और एक पर्सनल रूप से जो विशेषाधिकार मिला है। कलेक्टिव यानी कि संसद के जो सभी सदस्य हैं उनको जो एक विशेषाधिकार मिला, और एक है कि पर्सनल, जो आपको व्यक्तिगत तौर पर अधिकार मिलता है। जैसे सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त अधिकार, जैसे कार्रवाई को विनियमित करने का अधिकार, अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार, अजनबियों को बाहर रखने का अधिकार भी संसद को प्राप्त है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करें तो सदस्यों का अधिकार, जैसे संसद में वाक स्वतंत्रता, सिविल मामलों में गिरफ्तारी से भी छूट दी जाती है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है उससे पहले आप किसी भी संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत है। वहीं पर पूरे संसद से किसी अजनबी को बाहर रखने का जो अधिकार है, ये किस में आएगा, तो ये आएगा भाई कलेक्टिव रूप से जो विशेषाधिकार उनको प्रदान किया गया है उसमें आएगा। कलेक्टिव है और पर्सनल है, इसको भी याद रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। अब जरा इनके आर्टिकल्स को देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में इनके आर्टिकल से कई बार सवाल बने हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी प्रीलिम में भी, सभी पीटी एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं। क्या है, तो अनुच्छेद 105, 122, 194 और 212 संसद सदस्य सांसदों, विधानसभा सदस्य विधायकों को विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वैधानिक अधिकार क्या है, 105(3) के अनुसार जब तक संसद कानून द्वारा परिभाषित नहीं किया जाएगा तब तक विशेषाधिकार 1950 के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार होंगे। तो पहले जो विस्तारित किया गया था कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो विशेषाधिकार उनको मिला हुआ था उसी को अपने यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार करके लाया गया था। कोई व्यापक कानून अधिनियमित नहीं किया गया है, इसलिए ब्रिटिश मिसालों की भूमिका अभी प्रमुख बनी हुई है। कोई इसको लेकर के बहुत बड़े स्तर के कानून वगैरह नहीं बने हैं। तो बहुत सारे हम जो अधिकार लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, ब्रिटिश संसद से लेते हैं। है भारत की संसद और उनको अधिकार वो मिलते हैं जो ब्रिटेन के संसद को मिले हुए हैं। ये किस प्रकार की मानसिक गुलामी है जिससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना वही विशेषाधिकार दिए जाएं,
कुछ तो परिवर्तन करना चाहिए था, कुछ तो एक्ट लागू करना चाहिए था इस तरह का। ठीक है, देखिए क्या है, 1908 की प्रक्रिया जो है संसदीय सत्र के दौरान और उसके आसपास सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्रदान करता है कि सिविल मामले, आपराधिक नहीं, सिविल मामलों में आपको गिरफ्तारी से छूट मिलता है कि जब संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है उससे पहले किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इसको लेकर के कोई कानून तो मौजूद नहीं है। इन कुछ केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्याएं की हैं। सर्चलाइट केस 1958 है, जेएमएम रिश्वत मामला 1998 है। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ व्याख्या जरूर ही की है। विशेषाधिकार को उल्लंघन का क्या तात्पर्य होता है कि जब किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी समूह के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या तो कलेक्टिव रूप से या किसी संसद सदस्य के व्यक्तिगत विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है तो उसी को विशेषाधिकार का उल्लंघन मान लिया जाता है। अब जरा समझते हैं कि कौन कौन से अधिकार इनको प्राप्त होते हैं। ये तो था कि विशेषाधिकार क्या है, तो मैंने बताया। कहाँ से प्राप्त हुआ वो भी बताया कि ब्रिटिश संसद में जो प्राप्त थे ना उसी को हमने विस्तारित कर दिया, अपना हमारा कुछ नहीं है इसमें। अब क्या है, कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं उसको जरा हम लोग समझते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे। देखिए क्या है कि संसदों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार क्या है। तो अभी मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्सनल और एक होता है कलेक्टिव रूप से। तो पर्सनल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी दी गई 105(1) के तहत में। कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दिया गया, संसद की किसी समिति में या संसद में जो आपने किया है उसके लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई से आपको सुरक्षित किया गया, उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। अनुमोदित प्रकाशनों के लिए सुरक्षा, संसद द्वारा अधिकृत किसी भी रिपोर्ट, पत्र, मत या कार्रवाई प्रकाशन की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। न्यायिक जांच से छूट दिया गया है, अनुच्छेद 122(1) के तहत न्यायालयों की कथित प्रक्रिया संबंधित अनियमितताओं के आधार पर संसदीय कार्रवाई की वैधता की जांच करने से रोका गया है कि न्यायालय भी संसदीय कार्रवाई की जांच पड़ताल नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी से स्वतंत्रता मिली हुई है। पर्सनल की हम लोग बात कर अभी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा के तहत में संसद सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से कंप्लीटली छूट प्रदान किया गया है हमारे गणमान्य लोगों को। ठीक है, अब वो गणमान्य कौन है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन सिविल मामलों में उनको छूट प्रदान किया गया है, आपराधिक में छूट प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में देगा आपको कि सभी प्रकार की गिरफ्तारियों से छूट प्रदान किया गया है। सभी प्रकार में नहीं है, केवल सिविल मामलों की गिरफ्तारी से छूट प्रदान किया गया है। अगर आपराधिक मामले हैं तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी हो सकती है, इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है इसी में, नेक्स्ट है कि सामूहिक विशेषाधिकार। यह उन सामूहिक अधिकार या संरक्षण को दर्शाता है जो भारतीय संसद और राज्य विधायिकाओं को प्राप्त है। जैसे प्रकाशन का अधिकार, पहला है संसद को अपनी रिपोर्ट, बहस व कार्रवाई को प्रकाशित करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। ये इसी को कहा जाता है प्रकाशन का अधिकार, कलेक्टिव रूप से यह प्राप्त किया गया है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत प्रेस को इन कार्रवाइयों की सही रिपोर्ट बिना पूर्व अनुमोदित करके प्रकाशित करने की अनुमति है, सिवाय गोपनीय बैठक के दौरान। अगर कोई सीक्रेट इस प्रकार की बैठक हुई है तो उसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। गोपनीय बैठकों का अधिकार है, संसद महत्वपूर्ण मामलों विचार विमर्श के लिए अनजान व्यक्तियों को बाहर रख करके गोपनीय बैठक कर सकती है। अगर संसद चाहे कि आज ऐसे इशू पर बहस होगा जिसमें हम किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकते, अनजान व्यक्तियों को, तो बंद करके अनजान व्यक्तियों को बाहर रख करके केवल चुनिंदा लोगों के बीच में बहस किया जा सकता है और उसको प्रकाशित भी ना किया जाए, ऐसा भी अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, नियम बनाने और अनुशासनात्मक अधिकार भी दिया गया है। संसद अपने स्वयं के कार्यविधि नियम स्थापित कर सकती है, कार्य संचालन कर सकती है। इसके अलावा विशेषाधिकार का उल्लंघन या अपमान के लिए सदस्य या बाहरी व्यक्तियों को फटकार, कारावास, निलंबन या निष्कासन जैसे उपायों के माध्यम से दंडित किया जा सकता है। कारावास के लिए भी रिकमेंड कर सकती है संसद, अगर उसके विशेषाधिकार का कलेक्टिव रूप से हनन किया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा किया गया है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये कलेक्टिव रूप से उनको प्रदान किया गया है। सूचना का भी अधिकार है, किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोष सिद्धि, कारावास या रिहाई के माध्यम से विधानमंडल को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। किसी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको हिरासत में रखा गया है, दोष सिद्ध हुई है, कारावास हुई है
या रिहाई हुई है तो इसके बारे में संसद को तुरंत सूचित किया जाएगा, ये अधिकार भी प्राप्त है। जांच और समन का अधिकार है, संसद के पास जांच करने का, गवाह को पेश करने का, आदेश देने का, संबंधित दस्तावेज या अभिलेख की मांग करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये हैं संसदीय विशेषाधिकार। इसका किसी भी रूप में उल्लंघन होता है तो वहीं पर संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। और जो सदन के अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा के स्पीकर हैं, तो उनके द्वारा इसकी जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है और उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाती है। तो इसको जरूर ही याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसी में कुछ फैक्ट्स और होंगे कि संभालने की प्रक्रिया क्या है। अगर उल्लंघन हो जाता है तो कोई सदस्य अध्यक्ष, स्पीकर, चेयरमैन को लिखित सूचना देता है। अध्यक्ष इसकी जांच करते हैं, सदन में इसे उठाने की अनुमति देते हैं या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकते हैं। सदन की अनुमति होगी, यदि अनुमति दी जाती है, सदस्य मुद्दा उठाने के लिए सदन की अनुमति मांगता है, 25 सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। फिर कार्रवाई होगी, फिर सजा होगा, जैसे सजा में कारावास, सदन के सांसद को फटकार लगाना हो गया, चेतावनी देना हो गया, निलंबित या निष्कासित भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। तो ये रहा पूरा टॉपिक संसदीय विशेषाधिकार का, जिसे मैंने पढ़ाया है आपको। कृपया एक एक आर्टिकल को, एक एक अधिकारों को याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में पूछ क्या सकता है सवाल कि हाल ही में चर्चा में रहे संसदों के विशेषाधिकार के बारे में बताएं, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से विशेषाधिकार है, क्या होता है, क्या है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, व्यक्तिगत अधिकार क्या है, सामूहिक रूप से अधिकार क्या है और ये कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है। ब्रिटिश जो कॉमन हाउस है वहीं का विस्तार हमने अपने देश में किया है। हमने इसको लेकर के कोई बहुत बड़े रिफॉर्म नहीं किए हैं। कुछ केस ज़रूर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने फैसले दिए हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा हमने आज तक कोई अलग से रूल, नियम, कानून नहीं बनाया है। जो संविधान में वर्णित है वही है हमारे पास। ओके, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। 3 हमने बड़े टॉपिक पढ़े हैं, एक संसदों के विशेषाधिकार पढ़े हैं, एक सन कैचर प्रोजेक्ट को समझा है काफ़ी डिटेल में, और एक विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में हमने पढ़ा है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।